हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जो हम लोग पढ़ने सीखने समझने जा रहे हैं ना, वो बहुत कमाल की चीज है, भयंकर कमाल की चीज है। जब भी कभी आप दुनिया में मैग्नेटिज्म पर पहुंचते हैं तो आप इन 5 तरह के टर्म्स से जूझते हैं। ये 5 तरह के टर्म्स बहुत यूज किए जाते हैं मैग्नेटिज्म में। जब भी कभी आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिज्म पढ़ी होगी तो आपको इन 5 टर्म्स का जरूर सामना करना पड़ा होगा और आपको बहुत कंफ्यूजन रहा होगा कि कब हम स्पिन ओनली से जाएं, कब हमें केवल स्पिन ओनली से जाना है, कब मैग्नेटिज्म हमें केवल स्पिन ओनली फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, कब हमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाले टर्म यूज करने हैं, ये कब आता है, क्या है ये और इसकी एग्जिस्टेंस कब होगी, कब ऐसा होगा, ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या बला है, इसका क्या खेल है, ये क्या नई बात है और ये अगर होगी तो फिर मैग्नेटिज्म किस तरह से अफेक्टेड होगा इस फिनोमिना से, इस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से। आज हम ये सब जानेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर जीमैन इफेक्ट क्या है, सेकंड ऑर्डर जीमैन इफेक्ट क्या है, किस तरह से ये मैग्नेटिज्म को अफेक्ट करते हैं, ये इफेक्ट्स हैं क्या क्या, कैसे ये मैग्नेटिज्म में रोल प्ले करते हैं। दोस्तों आज दरअसल आज हम यही सीखेंगे। आज की क्लास मैं छोटी रखूंगा, आपको इनके बारे में एक सुपरफिशियल ओवरव्यू दूंगा सो दैट कि फिर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कब आपको स्पिन ओनली फॉर्मूले के लिए जाना है, कब आपको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लेने, कब ऑर्बिटल क्वेंचिंग करनी है, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कब आएगी कब नहीं आएगी, फर्स्ट ऑर्डर जीमैन इफेक्ट क्या होते हैं, कहां लगते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कई तरह के फॉर्मूले आप यूज करते हैं। अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल रहे हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए आप कई फॉर्मूले यूज करते हैं, L+1 4S+1, इस तरह का फॉर्मूला आपने कई बार यूज किया होगा। फिर दूसरा फॉर्मूला स्पिन ओनली वाला आपने यूज किया होगा जिसमें आप √n+2 पे चले गए होंगे। तीसरा आपने फॉर्मूला यूज किया होगा कुछ इस तरह का जीजे वाला, GJ+1 ये वाला, ये फॉर्मूले आपने यूज किए होंगे। कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करना है, एक फॉर्मूला और भी है, एक फॉर्मूला ये भी है, ये भी आपने यूज किया होगा। और ये फॉर्मूला स्पिन ओनली 1 - अल्फा और ये इसे आप 10dq लिखते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो जो है वो केवल ऑक्टाहेड्रल के लिए है, लेकिन आज तो हम सारी चर्चाएं करने वाले हैं, टेट्राहेड्रल को भी लेने वाले हैं। तो ये 4 तरह के फॉर्मूले हैं, कौन सा कब यूज होता है। ये टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, ये भी आपको बहुत परेशान करता है, कब ये आएगा कब ये नहीं आएगा, ये आज सारी चर्चाएं मैं खुल के करूंगा, क्लास लंबी नहीं करूंगा, बिल्कुल एक एक बात टिका के आपको समझाऊंगा, एक एक बात आपको बताऊंगा। आप बस दिल थाम के आप जुड़े रहिए दोस्तों, बस दिल थाम के आप बैठ जाइए। आज मैं आपके मैग्नेटिज्म की सारी दुविधाओं को, सारी परेशानियों को हर ही लूंगा, चिंता ही मत करिए, बस आप दिल थाम के जुड़ जाइए। इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मैग्नेटिज्म की जब भी चर्चा होगी तो दरअसल कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट होता है, कंफ्यूजन स्टार्ट होता है 3D मेटल आयन के लिए मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक मूवमेंट हम किसी और तरीके से निकालते हैं। यहां पर अगर हम चर्चा करेंगे तो यहां पर आप कोई और फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप स्पिन ओनली वैल्यू वाला यूज करते हैं। स्पिन ओनली वैल्यू वाला ये केवल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं और उससे आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी कई जगह फेल हो जाता है। इसकी जगह आपने को दूसरा फॉर्मूला लाना पड़ता है, वही वाला जो मैंने लास्ट में लिखा, स्पिन ओनली 1 - अल्फा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट और 10dq। ये वाला फॉर्मूला कई जगह यूज होता है, कई जगह ये यूज होता है, कई जगह ये यूज होता है। कौन सा कहां यूज होगा इसकी चर्चा करेंगे। इसके केस में ये जो 4D और 5D है, 4D और 5D है, इनके केस में आप मैग्नेटिक मूवमेंट किसी दूसरे तरीके से निकालते हैं। यहां पर लेंथेनाइड्स में आप एक्सेप्ट कर दीजिए, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के, किसे छोड़कर, समैरियम 3+ और यूरोपियम 3+ को छोड़ के आप मैग्नेटिज्म किस फॉर्मूले से निकालते हैं। सर सिंपल है, जीजे वाले फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकाल देता हूं, बहुत बढ़िया। इसमें क्यों नहीं लगता, मतलब समैरियम और यूरोपियम में ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगता, इसकी भी चर्चा करेंगे। और इनके केस में
इनके केस में सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये तो पेड इलेक्ट्रॉन वाले खेल है, पेड इलेक्ट्रॉन। और पेड इलेक्ट्रॉन जहां पे भी होते हैं वहां तो पैरामैग्नेटिज्म का सवाल ही नहीं होगा, यहाँ वहां तो डायमैग्नेटिज्म होता है। लेकिन दोस्तों ये भी पैरामैग्नेटिज्म, स्मॉल पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं, स्मॉल पैरामैग्नेटिज्म दिखाते हैं। ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे हुआ, इसमें सारे पेड इलेक्ट्रॉन है, फिर ये पैरामैग्नेटिज्म कैसे दिखाने लग गया, और वो भी हल्का सा कैसे दिखा रहा है, इन्हीं की चर्चाएं आज होंगी। यहीं पर आप कहते हैं सेकंड ऑर्डर ज़ीमैन इफेक्ट, यहीं से आता है सेकंड ऑर्डर ज़ीमैन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। चलिए ये सब सिलसिलेवार तरीके से मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, ज्यादा क्लास को लंबी नहीं करूंगा, केवल आपके लिए जो काम की बात है केवल वही टिका के बोलूंगा, आप बस उसी को आप दिल थाम के समझ लीजिए। दोस्तों अगर मैं ऑक्टाहेड्रल में D5 की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, कुछ नहीं होता सर, T2G सेट होता है और एक EG सेट होता है, बस ऐसे ही है। और 5 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन आप, क्योंकि ये हाई स्पिन है तो 5 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से भर दीजिए। अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। यहां से यहां पर अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, और इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5.84 के आसपास आती है इसकी वैल्यू। और ये ऑब्जर्व के बेहद पास है, मतलब ऑब्जर्व जो है ना वो स्पिन ओनली के बेहद करीब भी होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। D5 हाई स्पिन के केस में चाहे आप टेट्राहेड्रल ले लें चाहे आप ऑक्टाहेड्रल ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्टाहेड्रल में हाई स्पिन का कांसेप्ट होता है, टेट्राहेड्रल में तो हाई स्पिन लो स्पिन का कांसेप्ट ही नहीं होता, वो सब आपको पता होगा, वो मैं बोलने नहीं जा रहा, वो सब आपको पता होगा। तो ये मैंने सिंपल बताया कि जब भी आप D5 की बात करते हैं ना कॉम्प्लेक्सेस में, तो वहां पर ऑब्जर्व जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो स्पिन ओनली फॉर्मूले से आ जाता है, उसके बिल्कुल बेहद आसपास होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होती, जो ऑब्जर्व है वो स्पिन ओनली से मिल गया है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूंगा इन केसेस में, तो जो ऑब्जर्व होता है ना वो मैच नहीं करता स्पिन ओनली फॉर्मूले से। ओहो, और यहाँ तो बिल्कुल ही मैच नहीं करता, यहाँ तो निकाल भी मत लेना, यहाँ तो जो ऑब्जर्व्ड है ना उसको स्पिन ओनली से निकालना भी मत, ये बात कर भी मत देना, स्पिन ओनली से तो निकलता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बता ही दिया, अरे मैंने बता ही दिया, मैंने बोल दिया ना यार, ये फॉर्मूला लगता है, ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, दैट्स इट। तो यहाँ से ये वाला बात कर ही मत देना, स्पिन ओनली तो बिल्कुल लगाना ही मत, ठीक है। और वहां पर तो स्पिन ओनली का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एम्पेयर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, वहां तो स्पिन ओनली का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एम्पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, n तो 0 है ना यार, n तो 0 है, अंदर एम्पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, तो फिर यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए इसको अगर मैं बात करूं, इसकी चर्चा करूं, इस D5 की चर्चा करूं, अब आपको एक बात बहुत आराम से बताता हूं, ये जो डिफरेंस आया है ऑब्जर्व और स्पिन ओनली में, जो अंतर है, ये अंतर कैसे हो सकता है, चलिए अपन समझते हैं। स्पिन ओनली जो वैल्यू है, स्पिन ओनली फॉर्मूले से जो आपने कैलकुलेट किया है मैग्नेटिक मूवमेंट, वो ऑब्जर्व से दूसरा हो सकता है। किन वजह से दूसरा हो सकता है, क्या वो वजह है जिनकी वजह से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मूवमेंट से डिफरेंट हो सकता है? कौन सी वो वजह है? उसकी पहली वजह है, सबसे पहली वजह है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, कहीं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तो नहीं है। किससे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन करूंगा। कहीं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो नहीं है, कहीं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो नहीं आ गई, या फिर कहीं सेकंड ऑर्डर ज़ीमैन इफेक्ट तो नहीं है, या फिर कहीं फर्स्ट ऑर्डर ज़ीमैन इफेक्ट तो नहीं है। अगर ऐसा हो गया, अगर इनमें से कोई भी फैक्टर कंट्रीब्यूट करने लगा मैग्नेटिज्म में, तो फिर ऐसे में जो मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू आपने स्पिन ओनली फॉर्मूले से निकाली है वो ऑब्जर्व से डिफरेंट होगी। वो पूरी बात नहीं होगी, स्पिन ओनली वाली पूरी बात नहीं होगी, क्योंकि ये फैक्टर भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन फैक्टर को तो आपने इग्नोर कर दिया, आपने तो केवल स्पिन ओनली वाली वैल्यू निकाली, लेकिन ये फैक्टर भी तो मैग्नेटिज्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन्हें भी तो मैग्नेटिज्म कैलकुलेशन में आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो कब ये फैक्टर लगेंगे, क्या है ये फैक्टर्स? चलिए अब मैं एक बात यहां पर रखता हूं। सबसे पहला है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ये क्या है भाई, ये क्या है भाई? कुछ नहीं है, ये आपने 100 बार पढ़ा हुआ है, कुछ नहीं है। एक ऑर्बिटल
एक ऑर्बिटल कितनी आसानी से दूसरे ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता है रोटेशन के जरिए। जैसे मान लीजिए xz yz ये t2g सेट है और dxy है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो सिंपल आप रोटेशन कर दीजिए, रोटेशन आप एक क्यूब ले लीजिए, क्यूब ले लीजिए और क्यूब के जो एजेस होते हैं, एज के सेंटर पर ये भी समझाऊं क्या, ये भी समझाऊं क्या, ये वाला ये क्या है, ये एज है और ये एज है। तो एज के सेंटर पर ये लोग क्या करते हैं, टकराते हैं, टकरा गए, समझ गए आप मेरी बात। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हो गया, इसको आप ऐसे ये आपका एक नॉन एक्सियल टाइप का ऑर्बिटल हो गया, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हो गया, t2g सेट वाला ही आप डिफाइन कर लीजिए। मान लीजिए ये x एक्सिस है, मान लीजिए ये y एक्सिस है, तो फिर ऐसे भी ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, dxy। z एक्सिस कौन सी होगी, आपकी तरफ जो आ रही है, तो आप सिंपल क्या कीजिए, y एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर दीजिए इसकी। जैसे आप y एक्सिस के अराउंड 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये वाले जो लोग हैं जो ऊपर टकरा रहे थे ऐसे, अब वो ऐसे टकराएंगे, आपकी तरफ टकराएंगे। जैसे आपने y के अराउंड रोटेट किया इसे, जैसे आपने अरे ये ऐसे है ना, ऐसे अरे dxy ऑर्बिटल ऐसे है ना भाई, तो जैसे आप इसे y एक्सिस के अराउंड ऐसे रोटेट करेंगे 90 डिग्री, तो फिर ये सामने वाले एजेस पर ऐसे टकराएगा और पीछे वाले एजेस पर ऐसे टकराएगा और ये क्या बन जाएगा, ये yz ऑर्बिटल बन जाएगा। मतलब रोटेशन से जस्ट आप रोटेशन करिए और एक ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी के दूसरे ऑर्बिटल में बदल जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में एक तरह से इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल मोशन किया है और यहां से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कंट्रीब्यूशन आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, रोटेशनल मूवमेंट होगा। अगर रोटेशन इलेक्ट्रॉन करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, ऑर्बिटिंग अगर करेगा तो फिर ऑर्बिटिंग मैग्नेटिक मूवमेंट भी जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड स्पीशीज है, ऑर्बिटिंग भी कर सकता है और स्पिनिंग भी कर सकता है। देखिए स्पिनिंग करते हुए ऑर्बिटिंग कर रहा है, स्पिनिंग करते हुए ऑर्बिटिंग कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, ऑर्बिटिंग भी कर रहा है। और वो ऑर्बिटिंग इस तरह से हो सकती है कि जो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल हैं और एक जैसे दिखते हैं, सेम शेप के हैं, जस्ट आप उन्हें रोटेट करके एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, ये आपको पता होगा, बहुत आराम से पता होगा, इसमें कोई नई चीज नहीं है। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है dxz में रोटेशन करिए, dyz ऑर्बिटल बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। अरे ऐसा ही होता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए ऐसे ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, ये dxy ऑर्बिटल ऐसे पड़ा है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को उठ के इस ऑर्बिटल में जाना है, इस ऑर्बिटल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में जाना है, तो कैसे जाएगा, बीच में तो नोड है, जाएगा कैसे, तो फिर इसे रोटेशन करना पड़ेगा, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटिंग करनी पड़ेगी और उस ऑर्बिटिंग के दौरान ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा, उसी से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आते हैं। आया आपको समझ में, आ गया आपको समझ में, इससे ज्यादा मैं चर्चा इसकी नहीं करूंगा, ये आपको आता है पहले से ही, आता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। अब आप कहोगे सर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तो चलिए ठीक है, हम समझ गए, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कहां हो सकता है, ये आप बहुत आराम से जानते हैं, कहां हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें उठ के चला जाए तो ऑर्बिटिंग हो गई, एक तरह से ऑर्बिटिंग होगी, एक तरह से रोटेशन हो गया न्यूक्लियस के अराउंड, ये उठ के इसमें भी जा सकता है, बहुत आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट आपको एक्सिस अबाउट विच रोटेशन जो आप करवा रहे हैं, एक बार तो आपने y के अराउंड कराया, एक बार आप x के अराउंड करवा दो। अरे x के अराउंड करवा दो, ऐसा ऑर्बिटल था ना, वो ऐसा ऑर्बिटल था xy ऑर्बिटल ऐसा था, आप x के अराउंड करा दो, तो ये ऐसे हो जाएगा और ये xz dxz ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर ये भी क्या है, ये इस रोटेशन से भी क्या हो रहा है, ऑर्बिटिंग हो रही है, इस 90 डिग्री रोटेशन से भी क्या हो रहा है, जैसे ये x एक्सिस है, इसके अराउंड मैंने रोटेट करवाया, ये लोड पड़ा हुआ था, इसके अराउंड मैंने रोटेट करवाया, ये रोटेट कराया x एक्सिस के अराउंड, x dxy ऑर्बिटल को रोटेट करवाया, ये कर दिया 90 डिग्री रोटेट, क्या बन गया, xz ऑर्बिटल बन गया, dxy xz में कन्वर्ट हो गया, इफेक्टिवली रोटेशन हुई, ऑर्बिटिंग हुई न्यूक्लियस के अराउंड, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस जनरेट हुए, ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट जनरेट हुआ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हुए।
तो ये कब हो सकता है, कब हो सकता है सर, इस केस में हो सकता है D1 के केस में, D2 के केस में भी हो सकता है, D2 के केस में भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला रहा है या ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चला रहा है, क्योंकि खाली ऑर्बिटल है वैसा वैसा। अरे ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पर तभी जा सकता है ना जब ये खाली हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर भरा होता, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इसी स्पिन का एक इलेक्ट्रॉन होता तो फिर रोटेशन नहीं होते, क्योंकि अगर ये रोटेशन करेगा तो फिर ये इसी स्पिन में, रोटेशन से स्पिन तो बदलने वाले नहीं है। अरे एक्स एक्सिस के अराउंड अगर मैंने ऑर्बिटल का रोटेशन करवाया तो स्पिन थोड़ी बदली यार, स्पिन तो बदलेगी नहीं। और अगर स्पिन नहीं बदली तो सेम स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं हो सकते, ये तो पॉली एक्सक्लूजन है। तो फिर D3 D1 के केस में, D2 के केस में तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, D3 के केस में नहीं होंगे। ठीक इसी तरह से D4 के केस में सर ये भी खाली है, इस स्पिन को अकोमोडेट करने के लिए ये खाली पड़ा है, ये भी खाली पड़ा है, दोनों के पास एक वैकेंसी है, यहां से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो D4 में हो जाएगा। चलिए मैं लिख देता हूं, ऐसे मैं लिख देता हूं, जल्दी मैं ऐसे लिख देता हूं दोस्तों, लिख देता हूं। चलिए ऑक्टाहेड्रल की चर्चा हो रही है, D1 में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, D2 में होगा, D3 में नहीं होगा, क्योंकि T2G3 है, सिमेट्रिकल है। सेम स्पिन के दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में नहीं रह सकते, तो फिर नहीं होगा। D4 में, इसमें भी आपको देखना पड़ेगा हाई स्पिन है, लो स्पिन है, देखना पड़ेगा, हाई स्पिन अगर है तो फिर ऐसे में क्या बनेगा, T2G3 और EG1 में क्या है सर, dz² है और dx² - y² है। रोटेशन से क्या कर रहा था मैं, एक ऑर्बिटल रोटेशन से दूसरे ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब इसकी शेप और इसकी शेप एक जैसी थी, लेकिन यहां पर रोटेशन से, क्योंकि इनकी शेप अलग-अलग है, शेप डिफरेंट है, तो रोटेशन से ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और अगर नहीं हुए तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे। तो हाई स्पिन में क्या होगा, नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक इसी तरह से लो स्पिन ले लीजिए, D5 लो स्पिन, D4 लो स्पिन ले लीजिए, लो स्पिन लेंगे तो क्या हो जाएगा, T2G4, जैसे कि अभी मैंने बोला था इससे पहले, तो इसमें होंगे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। समझ गए आपकी बात? तो इस तरह से आप खेला खेल लेंगे, D9 तक आप ऐसा खेला खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ जाएगा ये खेल। चलिए मैं लिख देता हूं, D1 के केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, D2 के केस में होंगे, D3 के केस में नहीं होंगे, D4 हाई स्पिन के केस में नहीं होंगे, D4 लो स्पिन के केस में होंगे, D5 हाई स्पिन के केस में नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, कोई मतलब ही नहीं है इसमें तो मतलब ही नहीं है, इसका तो मतलब नहीं है इसमें। इसका तो खेल इतना कमाल का है, देखिए यहाँ तो मैंने लिखा है ना, यहाँ तो मैंने लिखा है, इसमें तो ना ही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, ये मैच क्यों कर गया, क्योंकि ना ही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, ना ही स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है, और ना ही सेकंड ऑर्डर जीवन है, कुछ नहीं है। मैं सारा दिखाऊंगा कैसे होता है, ये कैसे तो अपन ने देख लिया, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकते, क्योंकि सभी पांचों ऑर्बिटल में T2G सेट में और EG सेट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि EG सेट में जो दो ऑर्बिटल हैं dz² और dx² - y², दोनों की शेप ही अलग है, तो वहां से तो कभी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं सकते। आ सकते थे केवल T2G से, और उसके लिए भी T2G अनसिमेट्रिकली फील होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हाई स्पिन में सिमेट्रिकली फील्ड है, 3 T2G ऑर्बिटल है और तीनों में एक पड़ा हुआ है, तो सिमेट्रिकली फील्ड है, वहां से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आ सकते। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से कैसे नहीं आ रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा, सेकंड ऑर्डर जीवन से कैसे नहीं आ रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। चलिए चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं। नहीं हो सकता D5 लो स्पिन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T2G5 और T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड है, हो जाएगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। D6 हाई स्पिन में T2G4 हो जाएगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। D6 लो स्पिन, T2G6 हो जाएगा, सारे सिमेट्रिकली भरे हुए हैं। अरे T2G3 की तरह का केस हो जाएगा, T2G6 लो स्पिन, सारे ही भरे हुए हैं, तो वहां पर क्या होगा, नहीं होगा। फिर D7 लो स्पिन और D7 हाई स्पिन। देखिए D7 लो स्पिन में क्या होगा, T2G6 हो जाएगा और EG1 हो जाएगा, और EG वाले कंट्रीब्यूट नहीं करते। इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2G5 और EG2 करेगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकली फील्ड है। D8 इसमें हाई स्पिन लो स्पिन खत्म हो जाते हैं, और D8 में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, T2G6 EG2, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि T2G पूरा जबरदस्त भरा हुआ है। D9 की अगर बात करेंगे तो T2G6 और EG3 अनसिमेट्रिकली भरा है, लेकिन EG तो कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है,
आ गया आपको, ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन था ऑक्टाहेड्रल में, आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा। अब मैं इस पे ज्यादा समय खर्च नहीं करूंगा। चलिए दोस्तों, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की कहानी समझते हैं। ये क्या था, ये सब जो मैंने लिखा ये सब क्या था, ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये हो रहा है, ये कब हो रहा है सर, ये ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, ग्राउंड स्टेट में। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन क्या है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ग्राउंड स्टेट से भी आ सकते हैं, और कमाल की बात है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन एक्साइटेड स्टेट से भी आ सकते हैं। यही तो जबरदस्त बात है, यही जबरदस्त बात है। अगर ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है, टी टर्म की है, टी टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म अगर टी है, क्या बोल रहा हूं मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, ग्राउंड स्टेट अगर टी टर्म की है, अभी तक जो मैंने सिखाया ये क्या था, ये ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट था, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। और ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होता है, लेकिन ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। अरे कॉम्प्लेक्सेस तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना भाई, कॉम्प्लेक्सेस 3D कॉम्प्लेक्सेस, 3D मेटल आयन, ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और ऐसे में ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट नहीं होता, टर्म का कॉन्सेप्ट होता है, टर्म स्टेट्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाना पड़ेगा, ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं जाना पड़ेगा। ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन इस तरह के जो ऑर्बिटल मैंने दिखाया ना, T2G ये तो मैं दिखा रहा हूं, ये तो T2G5 दिखा रहा हूं, T2G4 दिखा रहा हूं, ये नहीं चलेगा। वहां पर क्या चलेगा, वहां पर टर्म चलेगा, टर्म। वहां पर तो टर्म्स होते हैं, टर्म सिंबल्स होते हैं, टर्म्स होते हैं। तो फिर टर्म्स के केस में आपको टर्म्स के ये जो टर्म्स है ना, टर्म सिंबल और टर्म्स के टर्म में समझना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज में आपको सीखना पड़ेगा, उनकी लैंग्वेज में आपको जानना पड़ेगा, इनकी लैंग्वेज में। जैसे कि ए टर्म होता है, ई टर्म होता है, टी टर्म होता है, समझ गए आप मेरी बात, डी टर्म होता है, पी टर्म होता है। तो आपको इनके टर्म्स में आप समझना पड़ेगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। समझ गए आप मेरी बात। तो जब भी कभी किसी भी मेटल आयन की ग्राउंड स्टेट टर्म अगर टी है, तो फिर ऐसे में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे। अगर ग्राउंड स्टेट टर्म ए है या फिर ई है, ये क्या होता है, नॉन डीजनरेट। अरे ये तो निकालने आते हैं ना आपको यार, जेनरेट, नॉन डीजनरेट। ये क्या होता है, डबली डीजनरेट। अरे लिख लेना है स्पेलिंग जो भी है। अरे आपको टर्म्स को निकालने आते होंगे ना, टर्म्स सिखाने नहीं जा रहा हूं मैं। अरे तुम बहुत ही मूर्ख हो यार। इसका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा, व्हाट इज ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ D1? सर ये क्या है सर, T2G1 है, EG0 है, मतलब ट्रिपली डीजनरेट है, ग्राउंड स्टेट टर्म T होगा। इसका क्या होगा सर, T2G2 है, तो फिर ट्रिपली डीजनरेट है सर, ग्राउंड स्टेट टर्म इसका भी T होगा। इसकी अगर बात करूं D3 है, तो सर T2G3 है, सिमेट्रिकली फील्ड है, तो सर इसका ग्राउंड स्टेट टर्म A होगा। D4 हाई स्पिन है, ये क्या है सर, T2G3 है, EG1 है, तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगा, EG में ऑर्बिटल डीजनरेसी है, तो ये होगा E डबली डीजनरेट। तो ग्राउंड स्टेट टर्म आप इस तरह से निकालते हैं। अरे मैं ये सिखाने थोड़ी बैठा हूं यार, ये तो तुम्हें आना चाहिए, ये तुम्हें आता होगा। अगर ग्राउंड स्टेट टर्म T है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे, जैसा कि हुआ भी। देखिए ग्राउंड स्टेट टर्म अगर T है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। जैसे ही A और E आया, नहीं हुए आगे आपको समझ में नहीं हुए। तो अगर ग्राउंड स्टेट टर्म T है तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे। अगर ग्राउंड स्टेट टर्म A या E है तो फिर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे, तो फिर नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे, नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। समझ में आया आपको मेरी बात समझ में आई? अगर एक्साइटेड स्टेट T टर्म की है तो फिर क्या करें, मान लीजिए मैं सिखाता हूं आपको, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट टर्म और एक्साइटेड स्टेट टर्म। अभी मैंने बोला कि ग्राउंड स्टेट टर्म T नेचर का, तो फिर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कतई कोई समस्या नहीं है। ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे,
कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन किसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट में, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन में। चलिए दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए ये वाली जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो ए नेचर की है या ई नेचर की है, तो फिर ऐसे में ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होंगे, एकदम नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन अभी मैंने एक्साइटेड स्टेट के बारे में बोलना नहीं चालू किया है। अगर मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट यहां पर टी नेचर की हो जाए, ओहो, अगर एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की हो जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर एक्साइटेड स्टेट दरअसल कंट्रीब्यूट करती है, एक्साइटेड स्टेट कंट्रीब्यूट करेगी किसमें? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में। अब आप पूछोगे सर कैसे? तो यहां पर होता है, यही होता है, कॉन्सेप्ट आता है, यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का। ओहो, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करके अगर ग्राउंड स्टेट ए नेचर की या ई नेचर की है, नॉन डिजनरेट है या डबली डिजनरेट है, तो ऐसे में ये वाली जो स्टेट है, ग्राउंड जो स्टेट है, ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की है, जो कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करने में कैपेबल है, अगर टी नेचर की है एक्साइटेड स्टेट, तो फिर एक्साइटेड स्टेट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फिनोमिना से, इस फिनोमिना से क्या करेगी? जबरदस्त कर जाएगी। दरअसल इस फिनोमिना से होता ही है, इस स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फिनोमिना से होता ही है कि कुछ जो टी कैरेक्टर है ना, टी कैरेक्टर, वो इस फिनोमिना से ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। चलिए मैं लिख देता हूं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ये सब जो टर्म्स है ना, ये आपस में रिलेटेड है, इसीलिए ये एक के साथ एक चलते चले जा रहे हैं, आप समझते जाइएगा। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो दरअसल मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग भी करता है और ऑर्बिटिंग भी करता है, दोनों चीज करता है। तो जब भी कोई चार्ज स्पीसीज स्पिनिंग करेगा, स्पिनिंग, तो स्पिन से स्पिन मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, स्पिन मैग्नेटिक फील्ड होगी, स्पिन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटिंग की वजह से, न्यूक्लियस की ऑर्बिटिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी ऑर्बिटिंग की वजह से क्या होगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऑर्बिटिंग मोशन की वजह से एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ये दोनों होंगी। अब गजब की बात ये है कि ये दोनों जो फील्ड है ना, ये कपल कर सकती है, कपल कर सकती है। इन मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग दरअसल एक मैग्नेटिक इंटरेक्शन ही है, किनके बीच में? स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में, स्पिनिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसमें, और ऑर्बिटिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है उसमें कपलिंग हो सकती है, उसमें इंटरेक्शन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इस फिनोमिना को ही आप कहते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। समझ में आया मेरी बात? अब इससे होगा क्या? इससे होता क्या है? कुछ नहीं होता। अभी मैंने बात की कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से ये जो एक्साइटेड टी टर्म है ना, ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कर सकता है। कैसे करेगा? मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट जो है ना वो टी टर्म की है और ये ए और ई टर्म के हैं, ए और ई नेचर के हैं। जैसे ही स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी ना दोस्तों, तो दरअसल ऐसे में क्या होता है ना, ऐसे में ये जो टी नेचर है ना, ये जो टी कैरेक्टर है, इस टी कैरेक्टर का ट्रांसफर हो जाएगा, इस टी कैरेक्टर का दरअसल ट्रांसफर हो जाएगा इनमें, इस ग्राउंड स्टेट में। ये जो ग्राउंड स्टेट है ना, ये टी कैरेक्टर्स एक्वायर कर लेगी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से। इससे जो ग्राउंड स्टेट जो कि ई नेचर की है या फिर ए नेचर की है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से ये ग्राउंड स्टेट टी कैरेक्टर्स एक्वायर करती है, एक्वायर करती है। और ठीक ऐसे ही ग्राउंड स्टेट में टी कैरेक्टर आ रहे हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से ग्राउंड स्टेट में टी कैरेक्टर आ रहे हैं, तो
साथ में क्या होगा, जो एक्साइटेड स्टेट है जिसमें जो कि टी करेक्टर की है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से इस एक्साइटेड स्टेट में ए या ई करेक्टर आ जाएंगे। मतलब करेक्टर एक्सचेंज होते हैं, करेक्टर्स का एक्सचेंज है। ग्राउंड स्टेट में टी करेक्टर आ जाएंगे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से, और एक्साइटेड स्टेट जो कि टी नेचर की है उसमें ग्राउंड स्टेट करेक्टर घुस जाएंगे जो कि ए है या फिर ई है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, करेक्टर आ जाएंगे। ऐसे में फिर क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो है ना, ये जो ग्राउंड स्टेट अभी तक आपको प्योर दिख रही थी, ऐसे में ये जो ग्राउंड स्टेट आपको प्योर दिख रही है ना, प्योर दिख रही है। चलिए इसको मैं और बढ़िया लिख देता हूँ, मजा ही आ जाएगा आपको, मजा ही आ जाएगा। लीजिए ये ए नेचर की है, ई नेचर की है, ये टी नेचर का है, ग्राउंड स्टेट टर्म है, एक्साइटेड स्टेट टर्म है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हुई। अभी तक क्या था सर, ये प्योर थे, ये भी सर प्योर थी, लेकिन जैसे ही स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हुई, ये वाली जो स्टेट है ना, इस स्टेट में, इस ग्राउंड स्टेट में टी टर्म्स भी होंगे, स्मॉल फ्रैक्शन टी टर्म्स। ग्राउंड स्टेट जो कि ए नेचर की है या फिर ई नेचर की है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के जरिए इस ग्राउंड स्टेट में स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टी टर्म आ गया है। इस एक्साइटेड स्टेट में जो कि टी नेचर की थी, इसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ ए या ई करेक्टर आ गए हैं। ओहो, हो गया खेल। तो फिर ऐसे में इसमें थोड़े से टी टर्म्स आ गए हैं, इस ग्राउंड स्टेट में थोड़े टी टर्म आ गए हैं, पहले नहीं थे, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से पहले नहीं थे। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जब तक नहीं हुई थी तब तक नहीं थे, जब तक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं हुई थी तब तक नहीं थे। जैसे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हुई, जब तक स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं हुई थी, जब तक ये नहीं हुआ था, तब तक ये प्योर ए था, प्योर ई था। जैसे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हुई, इसमें थोड़े से टी करेक्टर आ गए, और हम जानते हैं टी टर्म तो कंट्रीब्यूट करता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में, ऑर्बिटल शेयरिंग में, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन में। समझ गए आप मेरी बात? तो फिर ऐसे में जैसे ही स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हुई, इस ग्राउंड स्टेट ने टी करेक्टर्स को एक्वायर किया, तो फिर अब ये जो ग्राउंड स्टेट है ना, अब ये भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाने लग जाएगी। वाह। तो फिर ऐसे में ये कब हो सकता है? ये तो तभी हो सकता है जब एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की हो, ग्राउंड स्टेट ए या ई नेचर के हो और एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की हो। अगर ऐसा है तो फिर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के जरिए ग्राउंड स्टेट में टी करेक्टर्स आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट टी करेक्टर एक्वायर कर लेती है, और जैसे ही ग्राउंड स्टेट में टी करेक्टर आएंगे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस आ जाएंगी। तो फिर ऐसा कहां होगा? सर वही होगा जहां पर ग्राउंड स्टेट टी नेचर की नहीं है, अरे अगर ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है ही तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की जरूरत ही क्या है यार? फिर तो ग्राउंड स्टेट सीधे ही दे देगी ना। समझ गए आप मेरी बात? अरे जहां ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है ही, पहले ही है, ग्राउंड स्टेट पहले ही टी नेचर की है, तो फिर आपको सोचना ही नहीं है, फिर तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे ही। लेकिन सोचना तो तब पड़ रहा है ना जब ग्राउंड स्टेट टी नेचर की नहीं है और एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की है। ओहो, टी नेचर की है। ऐसे में यहां पर खेल होगा, यहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, और ये कितनी होगी इसको डिफाइन करता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट। वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की स्ट्रेंथ कितनी होगी ये पता चलता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट से, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू से, जो कि 3D में बेहद कम होती है। 3D मेटल +2 मेटल आयन में लैम्डा की वैल्यूज बेहद कम है या लगभग बराबर होती है केवीटी के। इतनी ही होती है, बेहद कम होती है, बहुत कम होती है, थोड़ी होती है। लेकिन 4D और 5D के केस में, 4D 5D या फिर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स के केस में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ये कैसे पता चलेगा ज्यादा है या कम है?
दरअसल होता ही है दोस्तों, अब मैं अगर इसको पूरा खोल के बताऊं तो ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो होती है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है जेड इफेक्टिव पर, मेटल के जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है। मेटल का जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, मतलब मेटल का न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतनी जबरदस्त स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी। दरअसल ये जो कपलिंग है ना, जब भी कभी आप इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटिंग करते हुए देखते हैं किसी न्यूक्लियस के अराउंड, तो ये इक्विवेलेंट होता है कि वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के अराउंड ऑर्बिटिंग कर रहा है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन हूं, ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन हूं, ये न्यूक्लियस है, तो मैं घूमता हुआ ऐसे करता हुआ और इसके यहां पर आ गया। तो जब मैं ऑर्बिटिंग कर रहा था, मतलब मैं ऐसे जब ऑर्बिटिंग कर रहा था, तो शुरू में क्या हुआ, ये जो न्यूक्लियस है ये मेरे राइट साइड है, और जैसे जैसे मैं ऑर्बिटिंग करता हुआ यहां पहुंचा तो ये न्यूक्लियस मेरे क्या हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया। ये इक्विवेलेंट है, कैसे इक्विवेलेंट है, इस मोशन के। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी हो जाऊं और अब ये न्यूक्लियस ऐसे से ऐसे आ रहा है, तो पहले क्या था, पहले मेरे राइट में था ये न्यूक्लियस, और जैसे मैंने इसकी ऑर्बिटिंग की, इलेक्ट्रॉन ने जैसे इसकी ऑर्बिटिंग की तो लेफ्ट में आ गया। ये ठीक इक्विवेलेंट है कि ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग कर ले। अभी तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ऑर्बिटिंग कर रहा था, अरे मैं इलेक्ट्रॉन हूं ना, तो मैं इसकी ऑर्बिटिंग कर रहा हूं न्यूक्लियस की, ये किया। तो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने राइट साइड से इस न्यूक्लियस को लेफ्ट साइड में ला रहा हूं ऑर्बिटिंग करके। तो ये ठीक वैसे ही है, इक्विवेलेंट है कि ये न्यूक्लियस मेरी ऑर्बिटिंग करे, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग करे। तो पहले कहां है, पहले राइट में, और ऐसे करके ऐसे आ जाए, लेफ्ट में आ गया। तो ये इक्विवेलेंट बात है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ऑर्बिटिंग करे या फिर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग करे, एक ही बात है। अब अगर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग कर रहा है, तो न्यूक्लियस जब ऑर्बिटिंग करेगा तो फिर न्यूक्लियस से न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड दरअसल इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड, मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं बहुत पते की बात बोलता हूं हमेशा। न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मैग्नेटिक मूवमेंट के साथ इंटरैक्ट करेगा, और ये इंटरैक्शन कितनी जबरदस्त होगी वो डिपेंड करता है इस न्यूक्लियस के चार्ज पर। इसी वजह से स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है ना, वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करती है। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड इफेक्टिव के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के क्यूब के। नेफेल्सवर्टिक इफेक्ट और बहुत सी चीजें हैं, ऑर्बिटल रेडियस, ये बहुत सी चीजें स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये अभी अपने चर्चा का विषय बिल्कुल नहीं है। बस सिंपल मैंने आपको ये बता दिया, अगर ग्राउंड स्टेट मैंने आपको लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं ज्यादा बार इसकी बकवास नहीं करूंगा, ये मैंने लिख दिया। अगर ग्राउंड स्टेट टी नेचर की नहीं है और एक्साइटेड स्टेट टी नेचर की है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से एक्साइटेड स्टेट के टी कैरेक्टर ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, और ग्राउंड स्टेट के ए और ई कैरेक्टर एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और ऐसे में जैसे ही ग्राउंड स्टेट में टी कैरेक्टर्स आते हैं, ग्राउंड स्टेट भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशंस करने लगती है। बोलो यार, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको हम उल्टी भाषा में कहते हैं कि एक्साइटेड स्टेट का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। एक्साइटेड स्टेट जो कि क्या है, एक्साइटेड स्टेट जो कि क्या है, जो कि टी नेचर की है, इसका स्पिन ऑर्बिट कपलिंग करके ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। समझ रहे आप मेरी बात? तो ये कब होगा, ये किन में होगा ये, अरे ये किन में होगा सर आपने D3 वाला केस लिया था ना सर D3 वाला केस लिया था। D3 क्या होता है सर, T2G3 होता है। आपने कहा था T2G ऑर्बिटल सिमेट्रिकली गए हुए, तो ये A टर्म हो गया, तो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गया सर, A हो गया। लेकिन इसकी अगर एक्साइटेड स्टेट देखूं, इसी को अगर एक्साइट कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा T2G2 और EG1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्साइटेड स्टेट टर्म आएगा वो T नेचर का होगा। ओहो, बन गई बात। ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, ए का। ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट टी नेचर का है। दोनों के बीच में क्या हो जाएगी, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी सर, खूब जबरदस्त होगी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। और ऐसे में ग्राउंड स्टेट में क्या आ जाएंगे, टी कैरेक्टर्स आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में ए कैरेक्टर्स आ जाएंगे, और अब क्योंकि ग्राउंड स्टेट में टी कैरेक्टर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होंगे। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आएगी? कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे,
इफेक्टिव इक्वल टू स्पिन ओनली 1 माइनस अल्फा लैम्डा, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा हूँ। समझ गए आप मेरी बात? आप मेरी बात समझ गए क्या? ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है? जहां पर ग्राउंड स्टेट ए या ई है, जहां पर ग्राउंड स्टेट, जहां पर ग्राउंड स्टेट टी हो जाए, वहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की जरूरत ही नहीं है। नो नीड। और अगर नीड ही नहीं है तो इस फॉर्मूले की भी नीड नहीं है। इस फॉर्मूले की क्या नीड है? अरे जहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की नीड ही नहीं है, ग्राउंड स्टेट ही टी नेचर का है, तो सीधे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे। तो जब सीधे ही ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे तो आपको एक्साइटेड स्टेट से टी कैरेक्टर लाने की जरूरत ही नहीं है, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की जरूरत ही नहीं है। और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की जरूरत नहीं है तो इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आप धड़ल्ले से ये फॉर्मूला हर जगह लगा रहे होंगे, या आपको समझ में नहीं आता होगा ये फॉर्मूला कहां लगेगा। तो ये फॉर्मूला केवल वही लगेगा जहां पर ग्राउंड स्टेट ए या ई नेचर की है। आ गया आपको समझ में? जहां ग्राउंड स्टेट टी नेचर की है वहां तो ग्राउंड स्टेट डायरेक्ट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हो जाएंगे, डायरेक्टली ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कर देगी, डायरेक्टली। वहां जरूरत पड़ती है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की। समझ में आया आपको? आपको मेरी बातें समझ में आई क्या? आपको मेरी बातें समझ में आई क्या? मेरी बातें आपको समझ में आई क्या? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने स्पिन ओनली पढ़ लिया, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पढ़ लिए। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दोनों तरह से हो सकते हैं, ग्राउंड स्टेट से भी हो सकते हैं और एक्साइटेड स्टेट से भी हो सकते हैं। ग्राउंड स्टेट से हो रहा है तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है। एक्साइटेड स्टेट से होते हैं तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग फिनोमिना से होते हैं। और इसके लिए हमने फॉर्मूला दे दिया, इसके लिए फॉर्मूला आपने को पता ही है, √n+, ठीक है। इसके लिए अपन ने फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, अल्फा अपॉन लैम्डा 0। ये केवल ऑक्टाहेड्रल के लिए। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? अल्फा की वैल्यू 2 होगी ई के लिए और 4 होगी ए टर्म के लिए, ए ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए। आ गई आपको मेरी बात समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आ गई क्या? अरे आपको मेरी बातें समझ में आ गई क्या? आपको मेरी बातें समझ में आई? ये 2 बातें हो गई। चलिए अब मैं तीसरी बात करता हूं। 3 बातें अपनी, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यहां पर 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो मूर्खों, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं। एक तो स्पिन ओनली वाला, दूसरा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन वाला और तीसरा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वाला। 3 बातें मैंने कर दी हैं आपके सामने मैंने 3 बातें कर ली हैं। अब 2 कॉन्सेप्ट और रह गए। चौथा वाला, ये तीसरा कॉन्सेप्ट था, चौथा वाला फर्स्ट ऑर्डर जीमन और आखिरी वाला है सेकंड ऑर्डर जीमन। अब मेरी एक बात और ध्यान से सुनना, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग में मैं कुछ बातें और कर देता हूं। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की 2 कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस कब होगी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग? तो 2 कंडीशंस में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती है। मैं दोनों कंडीशंस लिख देता हूं आपके सामने, आप मेरी बातों को दिल थाम के समझ लीजिए। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए, दोनों ही पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए। ये बहुत पते की बात बोल रहा हूं। ग्राउंड स्टेट भी पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए और एक्साइटेड स्टेट भी पैरामैग्नेटिक होनी चाहिए। आपको ये होनी चाहिए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दोनों में मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए दोनों में ही। आप ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले, और एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें भी आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले। और दूसरा क्या है? जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो सेम होने चाहिए दोनों में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए दोनों स्टेट्स में होने चाहिए। सेम होने चाहिए। कहां सेम होने चाहिए? एक्साइटेड स्टेट में भी और ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही एक्साइटेड स्टेट में होने चाहिए। मतलब ये है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम होनी चाहिए। किसकी? ग्राउंड स्टेट की और एक्साइटेड स्टेट। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल हैं तभी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब D5 में इसीलिए नहीं हो रही थी। अरे D5 में इसीलिए नहीं हो रही थी क्योंकि D5 में क्या है? D5 में ये वाला ग्राउंड स्टेट टर्म है,
ये ग्राउंड स्टेट टर्म है, लेकिन इसी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कोई एक्साइटेड स्टेट टर्म है ही नहीं। इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी का नो एक्साइटेड स्टेट टर्म। तो फिर अगर इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी का एक्साइटेड स्टेट टर्म नहीं है तो फिर नो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो गया खत्म। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग का मामला भी समाप्त। चलिए भाई अब अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रीमैन इफेक्ट की। दरअसल होता क्या है दोस्तों, मैं रीमैन इफेक्ट की बात करता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रीमैन इफेक्ट का मतलब सिंपल सा होता है, जब भी कभी आप किसी जे लेवल को, अब ये जे लेवल क्या है, जे लेवल क्या है, जे लेवल सिंपल सा है। आरएस कपलिंग जब आप करते हैं, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, मैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ही बोलता हूँ। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग दो तरह की होती है, या फिर आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप दो अजम्पशंस लेके चलिए। पहले तो आप दो अजम्पशंस लेके चलिए। दो अजम्पशंस हैं। पहले अजम्पशन है कि जो जितने भी फील्ड शेल होते हैं, फील्ड शेल, कंप्लीटली फील्ड शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन कंप्लीटली फील्ड शेल, फुली फील्ड शेल, पूरी तरह से जो भरे हुए शेल है, पूरी तरह से भरे हुए शेल, जैसे मान लीजिए 3D10 है और 4S1 है, तो ये क्या है, ये कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड शेल है, कंप्लीटली फील्ड शेल। कंप्लीटली फील्ड शेल का मतलब क्या है, इसके अंदर जो 3P है वो भी पूरा भरा है और 3S ये भी पूरा भरा हुआ है, तो कंप्लीटली फील्ड शेल हो गया। तो कंप्लीटली फील्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटरैक्ट नहीं करते, ये इंटरैक्ट नहीं करते, नो इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन। किसके साथ इंटरैक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स इन अनफील्ड शेल, पार्टली फील्ड शेल, पार्टली फील्ड, मतलब इन ये जो अंदर जो पड़े हुए इलेक्ट्रॉन है ना, इनका इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे, मैग्नेटिकली कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है, दूसरा जो पार्टली फील्ड शेल होते हैं ना, पार्टली फील्ड शेल, इलेक्ट्रॉन्स इन पार्टली फील्ड शेल, जो इलेक्ट्रॉन पार्टली फील्ड शेल में है ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में दो तरह से इंटरेक्ट करते हैं, दो तरह से इंटरेक्ट करते हैं। जो पार्टली फील्ड शेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ना, वो आपस में दो तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और वो दो तरह से इंटरेक्शन क्या है यही तो बताना है। पहली है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और दूसरी है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। और ये दोनों जो है ना, ये दोनों ही दरअसल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उस एटम के एनर्जी को डिसाइड करने में। किसी एटम की एनर्जी किससे डिसाइड होती है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगने वाली इंटरेक्शन से या फिर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से। ये दोनों ही फैक्टर्स परटर्ब करते हैं एनर्जी ऑफ कॉन्फिगरेशन को। these factor perturb energy of any configuration। अब कोई आपसे पूछ ले कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, इन पे डिपेंड करती है। उस कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इनमें आपस में इनका रिलेटिव ओरिएंटेशन किस तरह का है, सो दैट कि इनके बीच आपस की इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कैसी है, और दूसरा क्या कोई स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो रही है क्या। और ये दोनों ही फैक्टर्स कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, परटर्ब करते हैं। तो आप कहोगे सर दोनों एक साथ लग सकते हैं क्या, क्या ये दोनों एक साथ लग के एनर्जी को परटर्ब करते हैं क्या? नहीं, ये साइमल्टेनियसली नहीं लगते, ये सीक्वेंशियली लगते हैं। एक पहले लगेगा उसके बाद दूसरा लगेगा। तो पहले कौन लगेगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और 30 से नीचे, एटॉमिक नंबर 30 से नीचे वाले जो होते हैं ना, उनमें इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से। और जो हेवियर होते हैं, ओरडी होते हैं, पाइवडी होते हैं, लैंथेनाइड्स होते हैं या फिर एक्टिनाइड्स होते हैं, उनमें दरअसल स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कमाल की होती है, इनमें जबरदस्त होती है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। चलिए चर्चा करेंगे इन सब बातों की, इसको छोड़िए, अभी इसको आप छोड़िए। मैं फर्स्ट ऑर्डर रीमैन इफेक्ट की बात कर रहा था, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात कर रहा था। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, और ये भी दो तरह की होती है,
पहली होती है आरएस कपलिंग, रसल सॉन्डर्स कपलिंग, और दूसरी होती है जेजे कपलिंग, ठीक है। आरएस कपलिंग से ही आप जे लेवल्स तक पहुंचते हैं। आरएस कपलिंग की वजह से ही जे एक गुड क्वांटम नंबर है, इट इज ए गुड क्वांटम नंबर। आरएस कपलिंग की वजह से आप जे वैल्यूज तक पहुंचे हैं। जे एक गुड क्वांटम नंबर है जहां पर एल रिजल्टेंट एल और रिजल्टेंट एस आपस में कपल करते हैं, ये आपस में कपल करते हैं और जे देते हैं जे। लेकिन ये कब होगा, कब होता है वो तब होता है जब मल्टीप्लेट विथ, अब ये क्या बड़ा है, काफी ज्यादा हो थर्मल एनर्जी से, ये तब होता है। जे एक बेहतरीन क्वांटम नंबर है, ये तब होगा जब मल्टीप्लेट विथ बहुत ज्यादा होगी केवीटी से। अब ये क्या वाला है, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैग्नेटिज्म का खेल थोड़ा अजीब सा है। इसमें कई कॉन्सेप्ट आते हैं और आप काफी घुल मिल जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कहाँ क्या करना है। लेकिन दोस्तों मैं सब कुछ खेल जाऊंगा, आप चिंता ही मत करिए। मुझे तो आप एक बात समझाइए, आपने जरूर ये पढ़ा होगा, मान लीजिए कोई डी टर्म है, आपने पक्का पढ़ा होगा, ये क्या है, ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होती है सिंगलेट से। ये कहां से आया सर, ये एस स्पिन कपलिंग से आया सर, ये स्पिन कपलिंग से आया सर स्पिन इससे आया सर। बहुत जबरदस्त ट्रिपलेट। तो मान लीजिए ये आ गया कुछ इस तरह से, अच्छा ट्रिपलेट आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहां से ये और टूट जाएंगे, और टूटेगा यहां से, और वो ऊपर वाले भी टूट जाएंगे यहां से। ये क्या हुआ, स्पिन कपलिंग। ये ट्रिपलेट स्टेट कहां से आई है, स्पिन कपलिंग से। दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच इनके स्पिन्स की कपलिंग, S1 प्लस S2, S1 माइनस S2, ऐसे ही होगा ना। बोलो यार, ये क्या है, ये मल्टीप्लिसिटी है। अरे ये हाफ जोड़ोगे तो 1 आएगा, और 1 से ट्रिपलेट आता है, और हाफ माइनस करोगे तो 0 आएगा, और 0 से सिंगलेट आता है, 2s + 1 होता है यार। अरे अब ये भी बताना पड़ेगा क्या, मूर्ख हूं। बोलो यार, ये आ गया आपको समझ में। अब आगे क्या है, यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑर्बिटल कपलिंग होगी, जैसे एक ट्रिपलेट आ गया तो ट्रिपलेट में क्या होगा, 3f आ जाए और 3p आ जाए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ऑर्बिटल कपलिंग। अरे आप ये करते हो ना रे, अरे D2 के लिए, D2 अगर मैं कहूं तो आप क्या कहोगे सर, L1 जो है और L2 जो है, d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है, d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है सर, 2 होती है। p के लिए 1 होती है, s के लिए 0 होती है सर, 2 होती है। दोनों को जोड़ लो, L1 प्लस L2 से लेकर और ये क्या होगा, L1 माइनस L2 तक। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 4 3 2 1 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म आएगा वो s होगा, इसके करस्पॉन्डिंग t होगा, इसके करस्पॉन्डिंग d होगा, इसके करस्पॉन्डिंग f होगा, इसके करस्पॉन्डिंग g होगा। समझ गए आप मेरी बात। तो फिर ऐसे में आपने ऑर्बिटल कपलिंग की, ऑर्बिटल कपलिंग करके आप टर्म लेकर आए, ऑर्बिटल कपलिंग करके आप ये टर्म ले आए, और स्पिन के साथ तो ये जोड़ी रखा था आपने। बोलो यार, ये स्पिन इसके ऊपर आप दिखाएंगे ये आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी आप दिखाएंगे। और अब आप जो करेंगे वो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसके बाद जो अब आप करेंगे वो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। यहां से जो आप करेंगे वो होगा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, और उससे ये स्टेट टूट जाएंगी। इसके लिए अगर हम देखें 3f के लिए अपन अगर देखें तो f के लिए l की वैल्यू क्या है सर, 3 है, 3 देखिए ना, 3 है। और यहां पर s की वैल्यू क्या थी सर, 1 है। तो j अगर मैं चाहूं तो क्या होगा, l प्लस s से लेकर l माइनस s तक, यही है। तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये आएगा 4 3 2 1 0, 2 ही तक चलेगा सॉरी, l माइनस 2 तो 2 ही तक है ना भाई, 2 ही तक चलेगा, 0 तक नहीं जाएगा, 2 तक चलेगा। तो अब आप खेलिए इसमें, अब आप इसमें आपने एक स्टेट जोड़ दी, 3f 2 3f3 3f4। तो ये जो है ना, ये जो हुआ वो स्पिन कपलिंग से हुआ।
ये जो हुआ ये ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग से हुआ, और अब ये जो हो गया ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से हुआ, और इनके बीच में ये जो है ना, ये देखिए जो तीन स्टेट है इसको आप ऐसे ले लीजिए, ये वाली स्टेट है, तो ये वाला जो गैप है ना इसको ये जो बैंड है, ये जो एनर्जी बैंड है, इसी को आप डेल ई बोलते हैं, इसी को आप मल्टीप्लेट वेथ बोलते हैं। इसी के बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिज्म किनका, लेंथेनाइट्स का, एक्टिनाइट्स का, या फिर 4Ds का, 5Ds का, इनके बेसिस पर, इसके कंपैरिजन में। अब क्या हो सकता है सर, ये जो है ना ये, इसके भी तीन केस बन सकते हैं। केस 1 ये बहुत बड़ा हो, ये मल्टीप्लेट विथ बहुत बड़ी हो केबीटी से, या फिर ये मल्टीप्लेट विथ जो है ये केबीटी के बराबर हो, या फिर ये जो मल्टीप्लेट विथ है ये बहुत छोटी हो केबीटी के। बस ये तीन देखिए। सो ये वाला जो खेल है इसमें तीन केस बनते हैं, केस 2 और केस 3। अब क्या करना है, देखिए यहां पर ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाला जो खेल मैंने लिखा, ये जो हुआ ये वाला जो खेल हुआ है, दरअसल होगा क्या, ये जो जे लेवल्स होती है ना, जो जे लेवल्स हैं यहां पर, ये जो जे है, ये जो जे लेवल है, ये जो जे वैल्यू है, ये जे लेवल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, अब मैं कमाल की बात बोल रहा हूं, एक बात बहुत कमाल की बोल रहा हूं, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। होता ये है कि ये है F32, ये क्या हो गया, ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से आया। अब क्या करना है, हम फर्स्ट ऑर्डर जीमेन इफेक्ट पढ़ रहे हैं, और फर्स्ट ऑर्डर जीमेन इफेक्ट का मतलब ये है, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, यहां पर जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना दोस्तों, तो कमाल हो जाएगा। ये जो जे है ना, जे जो क्वांटम नंबर है ये स्प्लिट कर जाएगा, स्प्लिट कैसे करेगा, कैसे स्प्लिट करेगा, जैसे L करता है, जैसे एंगुलर क्वांटम नंबर L करता है, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर L करता है, किसमें करता है, 2l+1 स्टेट्स में। ठीक इसी तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये जो J है ना, J क्वांटम नंबर ये स्प्लिट कर जाता है, ये स्प्लिट करेगा, और कैसे करेगा, दो लेवल्स नीचे आ जाएंगी और दो लेवल्स ऊपर चली जाएंगी। क्या है ये 2J+1 रूल के अकॉर्डिंग ये जो J है ना, J लेवल ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कर जाएगी, और करस्पॉन्डिंग MJ लेवल्स आपको मिलेंगी, MJ लेवल्स। यही खेल है, जैसे कि L स्प्लिट करता था और ML वैल्यूज मिलती थी। अरे L स्प्लिट करता था और ML वैल्यूज, ये क्या है, ये सबशेल को बताता था, सबशेल, और ये शेल को ये ऑर्बिटल्स को बताता था, सॉरी ये ऑर्बिटल्स को बताता था, N शेल को बताता था, अरे N शेल को बताता था, L सबशेल को बताता था, और ये ऑर्बिटल्स को बताता था। ठीक इसी तरह से ये जो J लेवल्स है ना, ये J लेवल्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कर जाती हैं MJ लेवल्स में, और ये जो MJ लेवल्स है ना, ये जो है ना, ये है मल्टीप्लेट विथ। ठीक है, ये क्या है, ये गैप है, MJ लेवल्स के बीच का गैप है, ये MJ लेवल्स के बीच का गैप है। इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन ये यहां से ये जो है ना, इनके जो मैथमेटिकल एनर्जी, ये जो एनर्जी है ना, ये जो डेल ई है ना, दरअसल यहीं से निकल के आता है। अगर ये डेल ई बहुत बड़ा होगा, केस 1 जैसा होगा, तो जो कि होता है कहां पर, लेंथेनाइट्स में, या फिर 4D 5D या फिर एक्टिनाइट्स में, यही खेल होता है, यही होता है। ये डेल ई बहुत बड़ा होता है, ये डेल ई जबरदस्त होता है, या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं, या फिर ये वाला जो है ना, ये वाला J लेवल्स के बीच में, ये जो गैप है ना, ये भी बहुत ज्यादा होता है। अरे यही ज्यादा है, जब यही ज्यादा है तो फिर वो तो अलग अलग J वैल्यूज हैं। अरे ये तो अलग अलग J वैल्यूज हो गई, या तो स्प्लिटेड लेवल्स के बीच में अगर एनर्जी गैप कमाल का है, तो वहां तो क्या हो गया, वहां तो अलग अलग J वैल्यूज होगी, वो तो गैप बहुत कमाल का होता ही है। आया आपको समझ में, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला डेल ई, ये तो जबरदस्त होता है, ऐसा होता है, ऐसा जबरदस्त होता है।
ये क्या है, ये एमजे लेवल्स हैं जो कि हुई है, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ही आपको देखने को मिलेगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस जे लेवल को स्प्लिट कर देती है इस तरीके से, और स्प्लिट कर दिया, ये आ गया। अब यहीं से एक्चुअल खेल स्टार्ट होता है, यहीं से। इनको अपन बाद में चर्चा करेंगे, इसकी ही चर्चा कर लेते हैं। और इसी के लिए, इसी केस में दरअसल एमजे लेवल्स को कंसीडर करते हुए आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखते हैं और वहीं से फॉर्मूला जनरेट होता है GJ+1। ये फॉर्मूला दरअसल यहीं से आया है, यहीं से आया है, इन एमजे लेवल्स से ही आया है, इन एमजे लेवल्स को कंसीडर करने पे ही आया है, फर्स्ट ऑर्डर रीमन इफेक्ट से ही आया है। और ये लगता है दरअसल एक्टिनाइड्स में, लेंथेनाइड्स में, 4Ds में और 5Ds में, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट समेरियम 3+ और यूरोपियम 3+। इनके केस में क्या होगा सर, इनके केस में ये खेल चलेगा, ये वाला। दरअसल होता ये है कि ये वाला जो गैप है ना, ये वाला जो गैप है, देखिए ये वाला जो गैप है, इसको मैं और अच्छे से लिखता हूं, इसको मैं और बेहतरीन लिखता हूं, आप समझिए इन चीजों को। 3f2 3f3 3f4, यही है, बोलो यार यही है। ये क्या हो गया, ये हो गया सर डेल ई, ये हो गया डेल ई। ये क्या होगा, यहां का है, ये क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से आया है। और अब आपने लगा दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये स्प्लिट कर रहे थे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जिसे आप फर्स्ट ऑर्डर रीमन भी बोलते, ये स्प्लिट कर रहे जा रहे थे एमजेज में, एमजे वैल्यूज में कर रहे थे। इसी को आप फर्स्ट ऑर्डर रीमन इफेक्ट बोलते हैं। दरअसल होता ये है कि जब आप समेरियम 3+ और यूरोपियम 3+ को छोड़ के, इनको छोड़ दीजिए, इनको मत लीजिए, इसके अलावा आप सारे लेंथेनाइड ले लीजिए। इनके केस में क्या होता है, इनके केस में ये वाला जो गैप है ना, ये वाला, ये बहुत ज्यादा होता है, इट इज वेरी लार्ज देन KBT। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सभी मॉलिक्यूल कहां होंगे सर, यही होंगे, सभी मॉलिक्यूल J2 में होंगे, और अगर सभी मॉलिक्यूल J2 में हैं तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर डालिए। ये वाला फॉर्मूला लगाइए और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर डालिए। किनमें, सभी लेंथेनाइड्स में, इनको छोड़ के सभी लेंथेनाइड्स में सभी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ही होंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है ना, इसकी एनर्जी और ये जो गैप है, ये गैप बहुत ज्यादा है, सभी मॉलिक्यूल यही रहेंगे। ये गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से सब मॉलिक्यूल यही रहेंगे। केवीटी थर्मल एनर्जी इतनी नहीं है कि मॉलिक्यूल को उठा के एक्साइटेड स्टेट में भेज सके, एक्साइटेड जे लेवल्स में भेज सके, नहीं भेज सकती। सभी मॉलिक्यूल इसी में रहेंगे, इसी स्टेट में रहेंगे, इन एमजे लेवल्स में ही रहेंगे, इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। आई आपको समझ में। लेकिन दोस्तों समेरियम और यूरोपियम के केस में ना केस 2 चलता है। होता क्या है, होता है ये जो मल्टीप्लेट है ना, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था, मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है। मैं समेरियम और उसका लिख नहीं रहा हूं, मुझे याद नहीं है, मुझे याद करने की जरूरत है भी नहीं, आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपको बता रहा हूं। समेरियम और यूरोपियम के केस में क्या है, ये गैप बेहद कम है। कैसा है, लगभग थर्मल एनर्जी के बराबर है, और थर्मल एनर्जी के बराबर है तो ये इस स्टेट में भी मॉलिक्यूल होंगे और एक्साइटेड जे लेवल्स में भी मॉलिक्यूल होंगे, दोनों जे लेवल्स में मॉलिक्यूल होंगे। आई आपको मेरी बात समझ में, दोनों जे लेवल्स में मॉलिक्यूल होंगे। और अब कमाल हो गया, जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे, तो यहां से भी ये भी एमजे लेवल्स में टूट जाएगी, और ये भी एमजे लेवल्स में टूट जाएगी, और ऐसे में यहां पर भी मॉलिक्यूल होंगे, दोनों ही जे ऑक्यूपाइड जे लेवल्स कंट्रीब्यूट करेंगी किसमें सर, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन में। और किसमें, समझ गए आप मेरी बात। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली स्टेट ऑक्यूपाइड होगी, ये भी ऑक्यूपाइड होगी, और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा,
मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन में। तो मतलब इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, इस फॉर्मूले से काम ना माना ये नहीं चलेगा, इस फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। इसमें तो ये जो जे वैल्यू है ना, ये ग्राउंड स्टेट जे वैल्यू है, ये ग्राउंड स्टेट जे वैल्यू है, ग्राउंड स्टेट जे वैल्यू। लेकिन यहाँ पर तो ग्राउंड स्टेट में दो जे वैल्यू है, तो कौन सी रखेगा? तो दोस्तों ऐसे में इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो लिख देता हूं, दिल थाम के नोट कर लो दोस्तों। और वही फॉर्मूला लगाने पर दरअसल आता है मैग्नेटिक मोमेंट किनका? समैरियम का और यूरोपियम का। आपके बहुत से पाप धो दिए आपने। न्यू इफेक्टिव कैलकुलेट होता है, किससे कैलकुलेट होता है? x बटे y के फॉर्मूले से। अब ये x क्या है? अंडर रूट वाला x क्या है? x लीजिए समेशन, बहुत बड़ा है ये फॉर्मूला, इसीलिए टीचर तो बताता ही नहीं और बताएगा भी नहीं कभी जीवन में, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको आपसे क्या ही लेना देना है। खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई, मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। आया आपको समझ में? तो ये एक्स वाई की वैल्यू है। जब आप ये पुट करते हैं इस फॉर्मूले में, तब कहीं जाके आप निकाल पाते हैं इनकी कैलकुलेटेड वैल्यूज जो कि ऑब्जर्व्ड के बेहद करीब है। समझ गए आप ये बात? इसीलिए कहते ना सर इनकी वैल्यू निकाल रहा है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहा है इस फॉर्मूले से। अरे मर के भी नहीं निकाल पाएगा। क्यों निकाल रहा भाई? ये फॉर्मूला तो लगता ही नहीं। अरे इनके केस में फॉर्मूला लगता ही नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला तो ये फॉर्मूला कहां लगता है? जब डेल ई बहुत ज्यादा हो केवीटी से। लेकिन इनके केस में ऐसा है नहीं, ये तो कंपेरेबल है। एक्साइटेड जे लेवल्स भी ऑक्युपाइड है। समझ गए आप मेरी बात को? जो तीसरा केस था जहां पर डेल ई बेहद कम है, डेल ई बेहद कम है, डेल ई बेहद कम है केवीटी से, तो इस तरह का कोई प्रैक्टिकल केस है ही नहीं दुनिया में। नो प्रैक्टिकल केस, नो प्रैक्टिकल केस, ऐसा कोई प्रैक्टिकल केस है ही नहीं। और अगर ऐसा होगा तो फिर ऐसे में L और S इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली, डेंटली DNTLY इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे, कपल नहीं करेंगे, कपल नहीं करेंगे। जैसा कि कपल कर जाते थे जब डेल ई बहुत बड़ा होता था केवीटी से, लेकिन अब L और S इंडिपेंडेंटली अपना मैग्नेटिक मूवमेंट लगाएंगे, इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे। और ऐसे में जो फॉर्मूला आता है ना, वो फॉर्मूला फिर से वही आता है। कौन सा? सर ये वाला, ये 4SS+1 आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आ गई क्या? आपको मेरी बातें समझ में आ गई क्या? ये हो गया आपका खेल किसका? फर्स्ट ऑर्डर जीमेन इफेक्ट का भी खत्म हो गया। चलिए अंतिम पढ़ लेते हैं। फिफ्थ केस है सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट का, और ये और पढ़ लेते हैं जीमेन इफेक्ट। ये क्या है भाई? कुछ नहीं है सर, ये भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ही खेल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का ही खेल है, कुछ नहीं है। मैं दो केस डिस्कस करूंगा, आप उन दोनों केसेस को समझ लीजिए। इनकी भी कंडीशन होती है, इसकी भी कंडीशन है। इसकी कंडीशन क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ही लगता है, ये भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में ही दिखेगा, में ही ऑब्जर्व होगा। और होगा क्या? क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप समझिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं D6 लो स्पिन की बात कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल की। ठीक है, क्या होता है D6 लो स्पिन? अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा सर? T2G 6 हो जाएगा और EG 0 हो जाएगा। यही होगा? अरे यही तो होगा, यही तो होगा, अरे यही तो होगा। कुछ नहीं है। सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट, अगर आप ये कहो सर इसकी डेफिनेशन बताओ तो सेकंड ऑर्डर जीमेन इफेक्ट क्या होता है? कुछ नहीं होगा। सिंपल क्या होता है, जो आपकी ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट चाहे ये डाईमैग्नेटिक हो, चाहे ये पैरामैग्नेटिक हो, डाईमैग्नेटिक हो मतलब इस तरह की, या फिर पैरामैग्नेटिक हो, पैरामैग्नेटिक मतलब, या फिर ए ग्राउंड स्टेट टर्म ए नेचर का हो या फिर ई नेचर का हो। मतलब ग्राउंड स्टेट क्या हो सकती है? ग्राउंड स्टेट पैरा भी हो सकती है, ग्राउंड स्टेट डाई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है? सिंपल, कुछ नहीं होता। ग्राउंड स्टेट है ये,
ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। सेकंड ऑर्डर जीमन इफेक्ट का क्या मतलब है? सिंपल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाओ और यहां पर क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में है ये उठकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां कहीं होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ग्राउंड स्टेट से उठकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कमाल की बात यह है कि जो एक्साइटेड स्टेट है ना वो कैपेबल होनी चाहिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की, कैपेबल होनी चाहिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के। अब कौन सी एक्साइटेड स्टेट या कौन सी स्टेट्स, कौन से टर्म्स ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं? टी नेचर के होने चाहिए, टी नेचर के होने चाहिए। मतलब एक्साइटेड स्टेट अगर टी नेचर की है, एक्साइटेड स्टेट अगर टी नेचर की है और आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दी है तो फिर नीचे से ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ग्राउंड स्टेट से उठकर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है। इस इलेक्ट्रॉन को पुश कौन कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन मार रहा है? कौन पहुंचा रहा है इसे यहां से यहां? कौन पहुंचा रहा है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने इसे पुश किया, भेजा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने ग्राउंड स्टेट से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एक्साइटेड स्टेट में भेज दी जो कि टी नेचर की है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करने के कैपेबल है। अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसे में सेकंड ऑर्डर जीमन इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर टी स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया, अगर एक्साइटेड स्टेट अगर टी है और उसमें इलेक्ट्रॉन चला गया तो फिर ऐसे में ये स्टेट भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाएगी और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन दिखाएगी तो मतलब पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगी। और ऐसा होता है कि इनके केस में, इसके केस में या फिर D0 परमैंगनेट के केस में, जो मैं जब परमैंगनेट का हेमोडायग्राम पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था मैं आपको कि मैं इसको डिस्कस जरूर करूंगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था। आप याद करो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था मैं जरूर डिस्कस करूंगा। तो वही खेल है। दरअसल इसकी बात कर लेते, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ग्राउंड स्टेट इसकी हो गई ये। और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे ना, इसके एक्साइटेड स्टेट की, मैं एक्साइटेड स्टेट देख लेता हूं, एक्साइटेड स्टेट क्या मैंने लिखी थी। हाँ, एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो कमाल हो गया। एक्साइटेड स्टेट क्या है? एक्साइटेड स्टेट T1GB है और 1T2GB है, दोनों ही एक्साइटेड स्टेट है जो कि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती है। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर मैं बात करूं तो A1G है और यहाँ पर T1G है। जैसे ही आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया, कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज आ गई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये स्टेट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करेगी और मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेशन में भी कंट्रीब्यूट करेगी और ऐसे में पैरामैग्नेटिज्म में कंट्रीब्यूट करेगी। और इसी वजह से ये जो D6 लो स्पिन होते हैं ना, जो ग्राउंड स्टेट में या इन द एब्सेंस ऑफ, अगर आपने फील्ड नहीं लगाई तो फिर ये ऐसे ही रहेगा और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, डायमैग्नेटिक है क्योंकि सारे पेयर्ड है। लेकिन जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड टी टर्म में पुश हो गई, ट्रांसफर हो गई और ये जो स्टेट है ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के लिए जानी जाती है। और ऐसे में ये जो हुआ पूरा खेला, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का वहां जाना और उस स्टेट का ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करना, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करना, पैरामैग्नेटिज्म को जन्म देता है। आया आपको समझ में? ऐसा ही खेल इसके केस में भी है। इसका मैंने एमओ डायग्राम बनाया था, जब आप इसका एमओ डायग्राम देखेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको T2G नॉन बॉन्डिंग या फिर आपको T नॉन बॉन्डिंग मिलेंगे, T1 T2 जो भी है यार पाई नेचर के नॉन बॉन्डिंग है। यहाँ पर E स्टार मिलेगा, यहाँ T2 स्टार मिलेगा। बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगी, यहाँ ये तो लबालब भरे हुए, अरे ये नॉन बॉन्डिंग है ना, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ वाला भरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप जैसे लगाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने जैसे ही लगाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से कूद के यहाँ पहुंची, और ये वाली जो स्टेट है ये टी टर्म है और ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के कैपेबल है। और ऐसे में ये जो है ना, ये जो सिस्टम है, ये जो परमैंगनेट है, जो अभी तक क्या लग रहा था, अभी तक ग्राउंड स्टेट में आप कैसे देख रहे थे इसको, ऑल इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई, जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हो गई कहां पर, टी टर्म में, और टी टर्म कैपेबल है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के। तो फिर ये स्मॉल पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, स्मॉल पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। आया आपको समझ में? और ये जो पैरामैग्नेटिज्म है ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि ये जो गैप है ना, ये जो गैप है ना, मेरी बात मूर्खों ध्यान से सुन लो, ये जो गैप है ना, ये T1 पाई नॉन बॉन्डिंग वाला और T1 स्टार, T2 स्टार होता है, T1 होता है, E2 और T1, अरे T1 लिखना है यार, मुझे क्या जो भी है, ठीक है, T2 जो होता है ना, T2 और E, हाँ तो ये T2 है, T2। ये जो गैप है ना, ये गैप, ये जो है ना, ये वैल्यू ये बहुत बड़ा होता है केवीटी से। तो इस स्टेट की पॉपुलेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है वो केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने पुश की है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेजी गई है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कूद के यहाँ गई है, वो केवल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ने पुश की है, वो थर्मली नहीं आई है। ये स्टेट थर्मली एक्सेसिबल नहीं है, इसीलिए ये जो पैरामैग्नेटिज्म आता है ना, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, उसका कोई लेना देना नहीं है टेम्परेचर के साथ। आपको मेरी बातें पूरी क्लियर हो गई होंगी, ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई, लेकिन आप मेरी बात एक बात आप सिलसिलेवार तरीके से जैसे ही समझेंगे ना, आपको मजा ही आ जाएगा दोस्तों। मैंने इतनी बातें कर दी हैं आज इसमें कि आपको पूरे यूट्यूब पे ये नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। हो गया? या आप इसे आराम से देखिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मैंने जबरदस्त कंटेंट आपके लिए पहुंचाया है, और ऐसी ही और गजब की बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।